नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के अध्ययन का विषय आपकी पाठ्य पूरक पुस्तिका भारत की खोज का अध्याय 1 है। बच्चों, भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ये इन्होंने 1944 में, जब ये अहमदनगर के किले में कैद थे, उस समय यह पुस्तक लिखी थी। 1944 में इनको जब अहमद के नगर किले में रखा गया था, तो उस समय इन्होंने यह लिखी थी। यह पुस्तक 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 तक के बीच अपने साथियों और सहबंदियों को समर्पित की गई है। अर्थात यह पुस्तक जो है इन्होंने इस समय के बीच में लिखी और अपने साथियों को समर्पित की। इन्होंने उस समय जब ये कारावास में बंद थे, उस समय की जीवन की कठिनाइयों के विषय में और बड़े वहाँ के वातावरण के विषय में इस पुस्तक के बारे में लिखा है। तो इसका पहला अध्याय है अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला ये यहाँ 13 अप्रैल 1944 को, उस समय जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी, उस समय की घटना है ये। मेरी 9वीं जेल यात्रा थी, अर्थात यह इनकी 9वीं बार जेल गए थे। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। अर्थात ये बताते हैं कि जब वहाँ पहुँचे, उन्हें वहाँ आए 20 महीने हो चुके। जिस समय आए रहे थे तो उस समय अंधियारे आकाश, अंधकार का समय चल रहा था। एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के समय की बात बता रहे हैं। तो दूज का चांद, अर्थात जो दूज का चांद होता है, कुछ रोशनी लेता है, स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो जैसे मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। तो उस समय जो है शुक्ल पक्ष का अर्थात जो 15 दिन बाद के होते हैं, वो शुरू हो चुका था। तो जब भी उस एक चांद उगता, उस समय लगता कि एक बीता। दूज का चांद जब भी दिखाई देता लेखक को, तो उसे याद आता कि मेरा 1 महीना जो है यहाँ पूरा हो गया। तो इसमें प्रश्न निकल सकता है कि दूज का चांद जो है लेखक को किस चीज़ की याद दिलाता है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा, वहीं मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो वो चांद को अपना स्थायी साथी मानते हैं, क्योंकि चांद ही उन्हें याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। अब अतीत का भार, जो पीछे बीता हुआ अतीत का भार है, उसके बारे में लेखक कहता है, दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। तो जैसे जेल और 8 यात्राएं जेलों की थी, तो यहाँ भी आते ही लेखक ने क्या किया, बागवानी अर्थात बगीचे में पेड़ पौधे का काम शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। तो धूप में भी लेखक क्या करता, फूल लगाने के लिए क्यारियाँ बना रहा होता। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। वैसे तो देखा जाए अतीत में ये कोई ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन यहाँ की जो एक घटना है वो आज भी सबको याद है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने एक किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने एक ही आदमी के हाथों हुई। तो ये कहानी किसकी है, एक साहसी महिला की, जिसने अपने किले की रक्षा के लिए तलवार उठाई, लेकिन अंत में जो है उसी के आदमी ने उसी के साथ विश्वासघात करके उसको मृत्यु दी। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली थी और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। अब लेखक बता रहा है कि ये ज़मीन की तरह मैंने खोदे तो कुछ हिस्से मिले, लेकिन इससे आगे ज़्यादा दूर वो नहीं जा पाए और ना ही उन्हें इसकी इजाज़त थी, और फिर उनके पास माध्यम भी नहीं था कि जिसके द्वारा वो आगे जाकर खुदाई करते। तो उस समय लेखक ने क्या किया कि कुदाल छोड़कर, जो फावला था वो छोड़कर कलम उठा लिया, अर्थात लिखने का कार्य संभाल लिया। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता,
मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता है। तो कहते हैं जब तक मैं आज़ाद ना हो जाऊं और अपने कर्म को अपना हिस्सा ना बना लूं तब तक मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। तो कहते हैं ना तो मैं भगवान की या देव की भूमिका अख्तियार ग्रहण करके भविष्य के बारे में बता सकता हूँ। बचा रहता है अतीत और बच गया अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। तो कहते हैं कोई मैं विद्वान या इतिहासकार नहीं हूँ कि उसको मैं लिख सकूँ। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो ये बताते हैं जो मेरे क्रियाकलाप हैं, विचार हैं, उनको आपस में जोड़कर मैं उनके बारे में लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब है अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। भाई दबाव किसी चीज़ पर कम हो या ज़्यादा, दोनों ही तरह से ये महसूस होता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। तो कहते हैं जब किसी चीज़ की जड़ें नीचे तक होती हैं तो उस समय ये दबाव जो है बहुत अधिक दम घुटने वाला लगता है। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसने मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसने पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं, क्योंकि कोई और व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता, अलबत्ता एक साथ हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। तो ये बताता है लेखक कि मानवता के दसियों हजार साल पहले जो हमने विजय हासिल की थी और पराजय का जो दुख झेला था, वो साहसिक कार्यों से उस युग की शुरुआत हुई और मैं उसका वारिस अर्थात उसको भोगने वाला हूँ। पूरी मानव जाति जो है इसमें साझेदार है और जो अनोखी नहीं, एकदम अलग नहीं होती, बल्कि क्या है, हमारे खून और हर कण में समाई हुई है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार वर्तमान पर इसे लागू करने की ये बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर की है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। कहते हैं जो विषय है ये कठिन है और इसकी जो जटिलता है वो मुझे डराती है और लगता है कि मैं केवल इसको सतही अर्थात इसके केवल सतह को छू सकता हूँ। तो बच्चों इसके अंदर जो है लेखक ने अतीत के विषय में बताया है। तो अगर आप इसमें प्रश्न निकालेंगे तो लघु प्रश्न जैसे आप पहले इसमें आते हैं तो क्या निकलेगा कि यह लेखक की कौन सी यात्रा थी, लेखक को अहमदनगर के किले में आए हुए कितना समय बीत चुका था, या दूज का चांद उसे किस तरह की याद दिलाता है, और चांद जो है उसका कैसा है, स्थायी सहचर है, या चांद उसे किस बात का एहसास कराता है, अंधेरे के बाद उजाले का। फिर है ये इसमें आप कर सकते हैं कि उन्हें किस किले में कैद रखा गया, अहमदनगर के किले में। लेखक ने अहमदनगर के किले में क्या काम करना शुरू किया, बागवानी शुरू की। और लेखक इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि इस किले से किस महिला की घटना जुड़ी हुई है, या इस किले से किसकी घटना जुड़ी हुई है। तो दोनों का आंसर यही आएगा, चांद बीबी की। अब चांद बीबी की घटना क्या है, अकबर शाही की सेना के विरुद्ध युद्ध करना। लेखक ने कुदाल छोड़कर हाथ में क्या उठा ली, कलम उठा ली। क्या उठा ली, कलम उठा ली। और लेखक जो है किसकी भूमिका अख्तियार नहीं कर सकता, पैगंबर की। किसने इतिहास का लेखन अतीत बारे सीमा राहत दिलाता है, किसने लिखा, ये गेटे ने। अब दबाव क्या होता है, भला या बुरा होता है। इसमें अब आप आगे प्रश्न निकालेंगे कि ये जो अतीत का भाव है ये हमारे किस किस में समाया हुआ है, रक्त, मांस, अस्थियों में समाया हुआ है। विषय की क्या चीज़ मुझे भयभीत करती है, कठिनाई और जटिलता। और लेखक क्या कहता है कि मैं किसको स्पर्श कर सकता हूँ, इसके सतही केवल किनारे को ही स्पर्श कर सकता हूँ।
अब इसके अंदर आप ये भी एक और निकल जाएगा, इसमें अंदर से तो नहीं निकालेंगे, लेकिन ये लिख सकते हैं कि अहमदनगर के किले में लेखक ने किसकी रचना की या किसको लिखा, या अहमदनगर के किले में लेखक को कब रखा गया। तो ये आप प्रश्न इसके अंदर से निकाल सकते हैं। अब आपको जो मैं PDF भेजूँगी उसके माध्यम से आप इसको पुस्तक को पढ़ेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे। इसमें आपके हमेशा लघु प्रश्न ही आते हैं। अभी मैं जब अध्याय पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्रश्न भी लिखकर भेज दूंगी, जिनके आंसर आप स्वयं ही लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इस कक्षा में इतना ही काफ़ी है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।